हाँ जी, नमस्कार। हमने जो है अपना सीरीज स्टार्ट कर रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, जिसके अंदर हम गैसेस स्टेट को पहले पढ़ रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दो पार्ट हमने करके स्टार्ट किया इस चैप्टर को। पार्ट ए के अंदर गैसेस, बी के अंदर लिक्विड गैसेस पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, ठीक है, गेल-लुकास लॉ भी हमने पढ़ लिया। आज जो है हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं भाई एवोगाड्रो लॉ। आफ्टर दैट हम आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का जो है अपने पास बेनिफिट क्या होगा और कैसे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं किसी गैस की एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एवोगाड्रो लॉ ऑफ गैसेस, एवोगाड्रोस लॉ। इस लॉ को आपने चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा है। क्या यूनिट फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ, ये बोलो कि अगर सेम गैसेस की वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है गैसेस की, क्या द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, या लिखो यहां पर ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of molecules, क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं कि अगर गैसेस की हमने इक्वल वॉल्यूम ले ली, ठीक है, एट जो है टेम्परेचर प्रेशर जो उनका कांस्टेंट रखना है, तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इक्वल आएंगे। ये हमने क्या बात करनी है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करनी है। पीछे भी हम इस बात को पढ़ के आए कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बातें हमारी चलती रहेंगी। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही एवोगाड्रो लॉ को लिखा है। क्या लिखा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली इस बात को लिखूं, अगर इस बात को लिखूं, क्या कहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात आपने यूनिट फर्स्ट के अंदर भी पढ़ी होगी। मोल कंसेप्ट के अंदर कोई नई बात यहां पर नहीं आती। अब यहां पर हमें जो है लेके आने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको आता होगा, नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम स्मॉल n से दिखाते हैं, क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अपने को दे रखे हैं, जिसे हम n से डिनोट कर रहे हैं। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं n नोट से, अपने पास नंबर ऑफ मोल्स मतलब n निकल के आते हैं। अब आप यहां पर ये चीज देखिए, ये तो क्या है, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, Na के नाम से एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 into 10 की पावर 23 पीछे आपने पढ़ा है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गए क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये क्या बताएगा, ये बता रहा है कि अगर हम किसी गैस का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स घटाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। यहां कुछ नया आपने नहीं सीखा, ये वही बात है। अब नया जो सीखने वाले हैं वो है आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो पूरा अध्याय है अपना, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये आता है, PV इज इक्वल टू nRT, जहां से हमने चीजें स्टार्ट करी थी। किसके लिए हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा, ठीक है। उन सभी को मिलाकर
हमने एक लॉ के अंदर पिरो दिया जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ मतलब जितने भी लॉ हमने पढ़े, कितने पढ़े, 4 पढ़े, उन चारों को आपको क्या करना है, उन चारों को हमने एक धागे के अंदर पिरो देना है। मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं तो उन्हें सभी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सभी को एक साथ लिख दो आप, तो अपने पास हो जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कि ये आइडियल गैस होती है और ये जो चीजें फॉलो करती है कौन सी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी ये अपनी इक्वेशन है। ये मैं स्टार्टिंग से बता के चला हूं, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ कैसे आया वो देखो। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहा था, इसने कहा था टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर की। ठीक है, यही बात बोली थी। फिर आए थे चार्ल्स लॉ। इसने कहा प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। याद करो वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है 1/273 जब हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसी हिसाब से वहां पर ओरिजिनल वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है उसके अंदर से चेंज आएगा। ओके, चार्ल्स लॉ। उसके बाद ये लुकस लॉ आया था, लुकस लॉ। लुकस लॉ इसने ये बोल दिया आप जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लो और क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसकी हमें वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी मैंने आपको पढ़ाया एवोगैड्रो लॉ, अमीदो एवोगैड्रो लॉ। इसने कहा वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं क्या आ जाएगा, ये मेरे पास मेरी ख्याल से ये बनना चाहिए, मेरी ख्याल से ये बनना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि V डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको आप छोड़ दो, इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये लुकस लॉ की। ठीक है, तो यहां से वही अपने पास अब क्या आया, P को अगर मैं इस साइड लेके जाऊं क्या बन जाएगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ठीक है, डायरेक्टली का जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटा देंगे, इक्वल का लगाएंगे, तो यहां पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए और वो कांस्टेंट आ गया R, जिसको मैंने बोल दिया गैस कांस्टेंट। क्या बोल दिया जिसको मैंने बोला भाई ये क्या है, ये एक गैस कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या किया, देखिए बॉयल्स लॉ को लिया, चार्ल्स लॉ को लिया, एवोगैड्रो लॉ को लिया, इनको हमने इकट्ठा लिखा, PV के साथ जो रिलेशन बन रहे थे उन सभी को इकट्ठा लिखा, वहां से अपने पास बन गया 1 बाय P NT। तो P को मैं इस साइड ले जाऊं तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT और PV इज इक्वल टू जो R है यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, PV इज इक्वल टू NRT। R इज द गैस कांस्टेंट। क्या हो गया, R इज द गैस कांस्टेंट। अब R की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ओके, थोड़ी चर्चा R की हो जाए। 2 यूनिट मैं आपको यहां पर लिखवाता हूं R की, जो कि इंपॉर्टेंट रहती है आपकी R की यूनिट। ठीक है, देखिए R की वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, 2 वैल्यू आपको मेनली याद रखनी है, इन्हीं के टर्म्स के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लीटर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, वॉल्यूम जो लीटर के अंदर है, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन के अंदर लेके चलना है और क्वांटिटी
मोल के अंदर ही होती है। तो यहां पर तो R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल बन जाएगी। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। हालांकि इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो आपके काम का भी नहीं, किसी काम का नहीं है। आप डायरेक्ट ये याद करोगे और ये यूनिट याद करोगे क्या, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। अगर मैं आर की बात करता हूं किस की टर्म में, न्यूटन मीटर की टर्म में, न्यूटन मीटर की टर्म में, तो यहां पर लिखते हैं हम 8.321 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये जो है 2 यूनिट हो जाएंगे अपनी आर की, ये आपको याद करनी है भाई। आर की वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमेरिकल, जो है न्यूमेरिकल की जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एन जो है हमेशा क्या लेके चलना है, इक्वल टू 1 लेके चलना है। हम किसकी बात करेंगे, 1 मोल की बात करेंगे। अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो ये तो 1 हो गया। आर इज द कांस्टेंट, मतलब अगर मैं टी को इस साइड ले आऊं, ले आए, क्या बन गया, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू आर। आर क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर दूसरी इक्वेशन भी इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है। P1 V1 T1, यहां लिख सकता हूं P2 V2 T2। आर को बीच से निकाल दे, इक्वल हो जाएगा। यहां से ये रिलेशन उभर के आता है, बाहर निकल के आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, इनिशियल वाला, फाइनल के अंदर प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर निकालो तो निकाल सकते हैं, नॉट ए बिग डील। कहां जाना है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। वहीं से तो अपने पास ये रिलेशन बन के आया, और ये रिलेशन याद रखोगे, यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, तो इतना है ध्यान में। ठीक है, अब डेंसिटी, अब किसी गैस की हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे अगर वो आइडियल गैस है। देखिए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर ही आते हैं, इसलिए मैंने ये बोला कि जो अपना कंबाइंड गैस लॉ है या आइडियल गैस इक्वेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी इक्वेशन से पूछे जाते हैं। ये इक्वेशन आपके वहां भी काम आएगी, कहा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मो के अंदर भी इस इक्वेशन का बड़ा यूज होता है। हम रियल गैसेस की स्टडी इतनी नहीं करते जितनी आइडियल गैस की करते हैं, और क्वेश्चन यही से आते हैं। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, अगर डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी से ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, डेंसिटी के ऊपर से भी क्वेश्चन आता है। तो डेंसिटी को हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रहेगा अपना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, अब जो है आप मुझे ये बता दीजिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी मतलब रो, ये क्या है, डेंसिटी इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल होती है भाई मास बाय वॉल्यूम। ओके, क्या देखो कहीं पर मास है नहीं, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम तो है यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम तो है और रो। तो हम एक चीज तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू निकालें और मास और रो जो हम वहां पर पुट कर दें। एक काम तो हम ये कर सकते हैं, एक दूसरा काम और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है भाई गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब मैं इसे स्मॉल m से डिनोट कर दूं, इसे कैपिटल M से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, ये चीज मैं यहां पर पुट कर देता हूं। ओके,
कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल वैल्यूज को पुट करते जा रहा हूं, m अपॉन कैपिटल M R T। ओके, अब मेरे दिमाग में एक खुरापाती चीज आई है, और वो क्या आई है, वो ये आई है कि देखिए डेंसिटी क्या कहती है, मास बाय वॉल्यूम होता है। मैं इस वॉल्यूम को इधर ले जाऊं, ये बन जाएगा पी एन बाई वी एन आर इंटू टी। एम बाई वी क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो P इक्वल टू रो अपॉन M। ये रो है, ये P है, ओके, आर टी। ओके, ये हो गया, इतना है समझ में। ये क्या है, P इज इक्वल टू रो अपॉन M। M इज द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस आर टी। ओके, तो यहां से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं, डेंसिटी निकालूं, क्या आएगी, डेंसिटी मेरे पास ये P इंटू M अपॉन आर टी हो जाएगा, आर टी। ओके, अब देखो एक रिलेशन तो बन गया आपके पास, ये डेंसिटी पूछ रखी हो आपसे, तो आपको मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, इसका प्रेशर पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बन गया कि नहीं गया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहां से बन गया कि आपसे डेंसिटी पूछ ले किसी भी गैस की, तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रेशर मोलिकुलर मास अपॉन आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। पुट कर दो, सिंपल, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, आगे क्या हो सकता है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कांस्टेंट कर दूं प्रेशर को टेम्परेचर को, ठीक है, फिर तो डेंसिटी कांस्टेंट ही हो जाएगी। एक चीज को कांस्टेंट कर लीजिए आप, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लीजिए, ठीक है, मोलिकुलर मास उसका कांस्टेंट ही रहेगा। मोलिकुलर मास किसी गैस का चेंज थोड़े ना हो जाएगा, ठीक है, चेंज थोड़े ना हो जाएगा अगर हम कंडीशंस चेंज करते हैं। तो ये सारा तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, रो अपॉन पी कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब रो वन बाई पी वन इक्वल टू रो टू अपॉन पी टू। एक रिलेशन ये बन जाएगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आपको प्रेशर दे दिया, डेंसिटी दे दी, दूसरा प्रेशर दे दिया, अगली डेंसिटी पूछ ली, बताओ डेंसिटी क्या रहेगी, बता दोगे। ओके, एक ये चीज बन सकती है, क्या चीज बन सकती है, आपको प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब अब ये वाली चीज कांस्टेंट कर दी जाए, ठीक है, तो टी को उस साइड ले जाए, ये बन गया रो टी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब यहां से क्या आया, यहां से ये बात निकल के आ गई, रो वन टी वन इक्वल टू रो टू टी टू। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ओके, तो यहां से देखो आइडियल गैस इक्वेशन से अपने पास ढेर सारी चीजें निकल के आ गई है। पहली चीज क्या निकली गई थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। फिर हमने क्या किया, इसी चीज को, इसी फॉर्म को, ये सारी फसाद की जड़ है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर इसको भूल गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसे याद करना ही करना पड़ेगा, और है भी कुछ नहीं, P इक्वल टू एनआरटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, यही हमें बॉयल्स लॉ करवा देगी, हमें चार्ल्स लॉ करवा देगी। कैसे, देखिए बॉयल्स लॉ के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर एक कांस्टेंट पे होता है, तो टी को कांस्टेंट कर दो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मतलब P इक्वल टू कांस्टेंट, रिलेशन बना दो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सिंपल। आगे क्या करना है, अगर हम चार्ल्स लॉ पे चले जाते हैं, चार्ल्स लॉ पे क्या किया था हमने, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था, फिर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। ठीक, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एक साइड लेके आओ, तो V1 by T1 is equal to V2 by T2। ये हमने पीछे भी करवाया है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आगे एवोगाड्रो लॉ है, एवोगाड्रो लॉ से भी हम जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N प्रूफ कर सकते हैं, इसी से प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि बनानी उन लॉ से हमें ये है, लेकिन हम इससे वो लॉ बना सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए ना, कैसे ही हो जाए। उसके बाद R की वैल्यू PV इक्वल टू NRT है, R की वैल्यू हमें ये दो यूज करनी है, मोस्टली मैं प्रेफर करता हूं जो है हम
ऐसा यूनिट के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली यूनिट जो है हम मोस्टली लेके चलते हैं। 8.314 होता है, सॉरी 8.314, ठीक है, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ओके, तो यहां से आगे इक्वेशन आती है P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 बाई T2। उसके बाद हम इसे डेंसिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डेंसिटी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ये सारी मैंने यहाँ पर चीजें निकाली, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ जाती है। रो इक्वल टू P F अपॉन RT। एक बार मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूँ, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूँ, एक बार अगर मैं इन दोनों को भी कांस्टेंट कर दूं तो फिर तो कांस्टेंट रहेगा डेंसिटी, फिर वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, ये था आइडियल गैस इक्वेशन। हमने आइडियल गैस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ा, लेकिन आपको अब मैं बता दूं कि आइडियल गैस जो होता है, आइडियल गैस जो होता है, कोई भी गैस आइडियल नहीं होता। आइडियल गैस जो होता है कोई भी नहीं होता, मतलब जो एग्जिस्ट करती है वो रियल गैसेस होती हैं। तो हमें अब आइडियल गैस तो पढ़ लिया, अब बिहेवियर भी तो पता करना पड़ेगा कि अगर आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर करती है, आइडियल गैस का मतलब क्या होता है? आइडियल गैस का मतलब ये होता है कि किसी भी टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर वो इस इक्वेशन को फॉलो करे, भूले नहीं, इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करे। लेकिन रियल गैस जो होती है वो कुछ एक ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पर ये इक्वेशन फॉलो होती है, अदरवाइज वो इक्वेशन फॉलो नहीं करती। तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या आएगा, वहां पर डेविएशन आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। वो आगे पढ़ेंगे हम सारी चीजें, रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी भी आएगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय अपना ये था इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फायदा सभी का होना चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।